दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिटी की हिंदी कहानियाँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी पब्लिश होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। यहाँ पर हम निरंतर ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। चलिए आपको लिए चलता हूँ आज की नई कहानी की तरफ। तीसरी मंजिल के एक प्राइवेट वार्ड में नर्स प्रीति पहुंची। उस वार्ड में पिछली रात को एक नया मरीज भर्ती किया गया था। प्रीति अस्पताल की उन खूबसूरत नर्सों में से एक थी जिसकी आंखों में कशिश थी और होठों पे मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। प्रीति ने 18 साल की उम्र से ही अस्पताल के वार्डों में कठोर मेहनत करके अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का पेट पालते हुए कई साल काट दिए थे। वार्ड के सभी मरीज उससे बहुत खुश रहते थे और दूसरी नर्सें भी उसको हमेशा मदद करती थी। उस अस्पताल में रंजन नाम का एक बड़ा अमीर पेशेंट दाखिल हुआ। थोड़े ही दिनों में प्रीति को मरीज प्यारा लगने लगा। कुछ समय में वो हंस बोलकर प्रीति को पास रखना चाहता था। वो इतना अमीर था कि शायद ही शहर में दूसरा कोई होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि ब्लड कैंसर होने की वजह से वो जिंदगी की आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहा था। उस नौजवान मरीज रंजन को अस्पताल में पड़े पड़े 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था, जो अपने पिता की इकलौती औलाद था। बेटे के ब्लड कैंसर ने पिता के अरमानों को घून की तरह चाट डाला था। रंजन जवान होता रहा। उसे कारोबार के बारे में पूरी तरह बताया जा रहा था और वो माहिर भी हो रहा था। लेकिन उसकी बीमारी की चिंता में उसका अमीर पिता मर गया और कुछ समय के बाद उसकी माँ भी उसी दुख में उसे अकेला छोड़कर चल बसी। अपने परिवार और कारोबार के बारे में खुद रंजन ने प्रीति को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो गई थी। कारोबार का सारा काम रंजन के मैनेजर और सारा स्टाफ उनकी सलाह से निपटाते थे। प्रीति अक्सर ड्यूटी के बाद भी रात में उसके पास हलचल पूछने चली जाती और देर रात तक उसे बातें करती, जिससे रंजन को सुकून मिलता था। एक दिन रंजन ने प्रीति से पूछा, प्रीति मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास रहने से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास काफ़ी पैसा और बड़ा कारोबार है, तुम इसे संभाल लेना। तुम्हें अभी ऐसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगी। प्रीति ने कहा, ठीक होने के बारे में लेकिन मुझे बहुत शक है। तुम सारी चिंता छोड़कर सिर्फ आराम करो। कहते हुए प्रीति ने उसका सिर सहलाते पुचकारते हुए सुलाने लगी और थोड़ी देर के बाद वो सो गया। लेकिन उस रात प्रीति घर लौटकर कमरे में बैठे बैठे रंजन के बारे में सोचती रही। प्रीति की आंखों में आंसू आते रहे। उसके जहन में एक ही सवाल था कि क्या रंजन कभी ठीक होकर सुखी जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन कुछ महीने के बाद भी रंजन की बीमारी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। प्रीति की समझ में ही नहीं आया कि अब तक उसकी ड्यूटी रंजन के कमरे से बदली क्यों नहीं गई है। रंजन ने अस्पताल को डोनेशन भी दिया था, इसलिए बड़े डॉक्टर उसका खास ख्याल रखते थे। रंजन ने ही कहा था कि सिर्फ प्रीति को उसकी सेवा में रखा जाए। अस्पताल की दूसरी नर्सों को भी ये भरोसा हो चुका था कि जिस तरह अमीर रंजन प्रीति पर मेहरबान था, एक दिन वो प्रीति को सोने से तोल देगा। वो हमेशा के लिए अस्पताल छोड़कर उसकी सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। एक नर्स तो अक्सर प्रीति से कहती थी, रंजन के सामने तुम्हारी धाक तो अभी बन चुकी है। हाँ प्रीति। फिर प्रीति कहती थी, ऐसा मत सोचो, ये समझने की कोशिश करो कि रंजन किस तरह जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर चला जाए। विदेशी डॉक्टर से हमारे डॉक्टर बराबर उसकी बीमारी के इलाज के लिए बात करते रहते हैं और नई नई दवाएं विदेश से मंगाई जा रही है। फिर भी उम्मीद की किरण तो नज़र नहीं आ रही है। प्रीति ने अपनी बात वापस एक बार रख दी। तुम्हारा कहना सही है, अगर वो ठीक हो गया तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? उस नर्स ने पूछा। तब प्रीति ने उसे जवाब दिया, शादी क्या कोई खेल तमाशा है क्या? रंजन चाहे तो कई अमीर घराने उसके लिए अच्छे ऑफर आने में देर नहीं लगाएंगे। हम नर्सों को तो केवल अपना लालच नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर वो नर्स चुप हो जाती थी। प्रीति को रंजन के वजूद के बारे में केवल एक ऐसा मरीज दिखाई देता था जो अपनी उम्र से पहले ही उस दिन के करीब इतनी तेजी से बढ़ रहा था जहाँ से कोई वापस कभी नहीं लौट सकता था। एक दिन एक सीनियर नर्स ने प्रीति को अपने पास बैठाकर समझाया, प्रीति तू नहीं जानती कि तेरा मरीज तुझे कितना चाहता है। तू बच्ची नहीं है जो उसकी बातों को नहीं समझ सकती। मैं जान चुकी हूँ तुझे भी उससे प्यार है, फिर तू इतनी क्यों कठोर बनी हुई है? अगर उसने तुझे अपना लिया तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। आप ऐसा सुझाव ना दे जिसमें एक के साथ हम सबका भी जीना मुश्किल हो जाए। रंजन ने खुद एक बार कहा था, लेकिन मैंने टाल दिया क्योंकि मैं उसके भविष्य को जान चुकी हूँ। ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाकर मैं उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करूँ, ये मुझसे कतई न होगा। प्रीति ने कहा, तब तो तू किसी बेवकूफ़ से ज़रा भी कम नहीं है जो अपनी भलाई के लिए ऐसे शख्स से फ़ायदा न उठा सकती हो। कहते हुए वो सीनियर नर्स बिगड़ कर चली गई। प्रीति सोचने लगी
कि क्या दुनिया में लालच से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एक दिन प्रीति रंजन के पलंग के बगल में एक स्टूल पर बैठी थी। रंजन उसकी हथेली पकड़कर बड़े प्यार से सहलाने लगा और गुलदस्ते से एक खूबसूरत फूल निकालकर उसके हथेली पर रखते हुए बोला, प्रीति, इसे मेरी भेंट समझकर अपने पास रख लेना। जब भी इसे कहीं से निकाल कर देखोगी तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। प्रीति ने हंसकर हामी भर दी। रंजन कुछ सोचकर फिर बोला, काश मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर तुम्हारे सहारे पहुंचूं। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो पर तुम मेरा हाथ थाम लो मेरी जीवन साथी बनकर। तुम अपने फ़ायदे के लिए एक लड़की से कुछ समय के लिए उसकी ज़िंदगी का सौदा करना चाहते हो और मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं ऐसी गंभीर हालत में पड़े एक अमीर मरीज़ की मजबूरी को भुना लूँ। प्रीति ने कहा। तब रंजन बोला, तुम फ़ायदा नहीं उठा रही हो। जब मैं अपनी खुशी से सौदा करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ज़माना वो नहीं समझेगा रंजन जो तुम्हारी सोच है। वो तो यही कहेगा कि अस्पताल की एक मामूली सी नर्स ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डालकर सब कुछ हड़प लिया। ऐसा सुनकर क्या मैं जी सकूंगी? कहने वाले तो अच्छी बातों को भी बुरा कहते हैं, किस किस का मुंह बंद किया जा सकता है। रंजन ने कहा। शायद तुम ठीक कहते हो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति की आवाज़ में गंभीरता थी। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि सौदा बराबर वालों से करना चाहिए ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो। रंजन जी, मैं सच कहूँ तो आप मेरे बड़े करीब आ चुके हो, लेकिन मेरी लाचारी है कि मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती। कहते हुए वो रो पड़ी। इसके बाद कई दिनों तक प्रीति न अस्पताल आई और वो ना ही रंजन से मिली। एक दिन प्रीति रंजन के कमरे में गई तो उसने देखा कि वो सफ़ेद चमकीले गाउन में पलंग पर लेटा था और चारों ओर फूल बिखरे थे। प्रीति को देखकर रंजन मुस्कुराए, लेकिन प्रीति उसके चेहरे पर पीलापन देखकर हैरान रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि रंजन कुछ ज़्यादा ही बीमार हो चला है। रंजन ने प्रीति को कुछ देर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रीति उसके चेहरे पर छाई मौत की परछाई देखकर डर के मारे कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी नर्सों से उसे पता चला कि रंजन का मर्ज काफ़ी बढ़ चुका है, उस पर दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा है। प्रीति ने बाहर से आए कई वकीलों, डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट को रंजन के कमरे में जाते हुए देख लिया, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि वो लोग किस काम से आए हैं। डॉक्टर बाहर निकला तो उसने बताया कि कानूनी कार्रवाई के लिए रंजन ने उसे बुलाया था। 4 दिन के बाद जब प्रीति रंजन से मिलने गई तो वहाँ कई डॉक्टर मौजूद थे। जैसे क्षमा बूझने से पहले जोर से भड़कती है, उसी तरह रंजन का चेहरा भड़क रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नाक से कुछ काला खून बाहर निकल रहा था। देखते ही देखते प्रीति के चेहरे पर बेचैनी उभर आई। रंजन की मौत पर वो फूट फूट कर रोने लगी। रंजन की मौत के 3 दिन बाद उसके मुलाजिम, वकील, मैजिस्ट्रेट डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचे। वहां प्रीति और दूसरी नर्सों को भी बुलाया गया था। वकील ने सबके सामने रंजन की वसीयत को पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने अपनी सारी की सारी जायदाद का मालिक प्रीति को बनाया था। इससे पहले कि प्रीति की हैरानी का बांध टूटता, वकील ने उसे रंजन का एक बंद लिफाफा पकड़ाया जिसमें लिखा था, प्रिय प्रीति, तुम्हें किन शब्दों से पुकारूं समझ नहीं पाया। सबसे पहले मैं तुम्हारी सेवाओं के लिए और हमदर्दी दिखलाने का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में जीवन साथी की तलाश नहीं थी, बल्कि मैं ये देखना चाहता था कि इतनी बड़ी जायदाद को हासिल करने वाले में इनकार करने की हिम्मत कैसे होती है। तुमसे इसलिए मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि जीवन संगिनी बनकर मेरा सब कुछ ले लो, और तुमने वो सब कुछ लेने से मना कर दिया। मुझे तुम्हारा इनकार बड़ा भला लगा। मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सेवा करते हुए मेरा हमेशा ख्याल रखा। मैं तुम्हें अपने दिल में बसे हुए इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। तुम खुश रहना, बस यही मेरी इच्छा है। रंजन। प्रीति ने रंजन की वसीयत को मैजिस्ट्रेट के सामने वकील को लौटाते हुए कहा, इस वसीयत के मुताबिक रंजन ने जो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है, एक ट्रस्ट बनाकर वो ट्रस्टी को दे दी जाए, जिससे गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल बने और वहाँ गरीबों को मुफ्त में दवाई दी जाए। शायद ऐसा करने से रंजन को और ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।